बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो आइए बात पते की शुरुआत करते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपने संसदीय दल की बैठक कर अपनी रणनीति तो यहां पर जरूर बना ली है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो इस बैठक में इंडी ब्लॉक का बिखराव सबसे बड़ा एजेंडा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तरफ स्टालिन की नाराजगी बरकरार है तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का सत्ता पक्ष को समर्थन के अब संकेत मिल गए हैं। इसी टेंशन के बीच 10 जनपद पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में खड़गे, राहुल गांधी के साथ ही केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, मनीष तिवारी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम समेत कई सदस्य मौजूद रहे, जिसमें पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एथेनॉल मुद्दा, संस्थानों पर कब्जा, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने पर सहमति बनी। तो डीलिमिटेशन समेत दूसरे विधेयकों ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि शरद पवार ने सत्ता पक्ष को समर्थन देने का संकेत दे दिया। हम परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध करेंगे, करते रहेंगे और सभी विपक्ष पार्टी की एकता और एकजुटता बरकरार रखने में हम पूरा प्रयास करेंगे। ममता बनर्जी और उद्धव के सांसद पहले ही टूटकर एनडीए में जा चुके हैं और कांग्रेस के थलापति सरकार में शामिल होने से डीएमके नाराज है और ये बात कांग्रेस अच्छे से जानती है। आंकड़ों के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब क्योंकि परिसीमन विधेयक जैसे ये बिल मोदी सरकार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, बीते सत्र में जरूरी आंकड़े न होने से इसका प्रस्ताव गिर गया था, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है और इंडिया ब्लॉक बिखरता हुआ इसी तरह नजर आ रहा है। चर्चा तो इस बात की है कि मॉनसून सत्र में सरकार परिसीमन बिल के साथ ही महिला आरक्षण बिल, एक देश एक चुनाव और 131वां संविधान संशोधन भी ला सकती है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो बजट सत्र में जब 131वां संविधान संशोधन विधेयक आया था तो सत्ता पक्ष को 298 वोट मिले थे, जबकि विधेयक के विरोध में 230 वोट पड़े थे। अब पिछली बार 528 सांसद ही इस वोटिंग में शामिल हुए थे। उस लिहाज से अगर समझा जाए तो जरूरी वोट 352 थे। तब सरकार विधेयक को पास कराने वाले जादुई आंकड़े से 52 वोट इसी तरह पीछे रह गई थी। लेकिन बीते 3 महीनों में आप देखिए हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आए हैं। मॉनसून सत्र से पहले टीएमसी के 20 बागी सांसद और शिवसेना जो उद्धव गुट था उसके 6 सांसद एनडीए के पाले में आ चुके हैं। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के थलापति सरकार में शामिल होने की वजह से स्टालिन नाराज है। अब ऐसे में सत्ता पक्ष को डीएमके के 22 सांसदों से उम्मीद यहाँ नजर आ रही है। उधर एनसीपी शरद के पास भी 8 सांसद है और वो समर्थन के संकेत अब देने लगे हैं। इसी लिहाज से अगर और सरल भाषा में आपको समझाया जाए, देखा जाए तो मॉनसून सत्र में एनडीए के पास 293 में 20 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 6 भी आप जोड़ दीजिए, इसके अलावा 22 और 8 जब जुड़ जाते हैं तो ये कुल आंकड़ा 349 सांसदों के सपोर्ट की संभावना यहाँ पर बनाता है। जबकि 3 सांसदों के निधन की वजह से संसद में इस बार कुल 540 सांसद ही वोट करेंगे, तब जरूरी आंकड़ा 360 का यहाँ पर रहेगा। और जो नई संभावनाएं हम आपको समझा रहे हैं इसके मुताबिक एनडीए 349 के आंकड़े तक पहुंचना दिख ही रहा है। बाकी कुछ की अनुपस्थिति और कुछ की क्रॉस वोटिंग को अगर मान ले तो सरकार का काम यहाँ पर बना सकती है, ये माना जा रहा है। इसीलिए जो जादुई आंकड़ा इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। उत्तर प्रदेश के इटावा की बात करते हैं, जहां मौलाना जर्जिस अंसारी के भगवान श्री कृष्ण पर दिए विवादित बयानों से अब संतों का गुस्सा इस वक्त भड़का हुआ है। श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताने वाले इस मौलाना के खिलाफ सीएम योगी से सख्त एक्शन लेने की अब मांग की जा रही है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं और इस बीच मौलाना जर्जिस के इस बयान ने साधु संतों का गुस्सा भड़का दिया। समाजवादी पार्टी आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि आजम के इस यूनिवर्सिटी में 40 में से जो 38 भवन है वो अवैध तरीके से बने हुए हैं। अब इन्हीं को हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है। तय डेडलाइन के अंदर अगर आजम खान ने अपनी इस यूनिवर्सिटी का ये अवैध तिलिस्म नहीं तोड़ा तो बुलडोजर इन अवैध 38 भवनों को मिट्टी में मिलाने में देर नहीं लगाएगा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग भी अवैध रूप से बना हुआ है। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, लाल बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग अवैध रूप से बना हुआ है। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद को भी अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया है। आजम का ये अवैध जौहर बुलडोजर रडार में इसलिए आया क्योंकि जांच में खुलासा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी में 38 भवन बिना नक्शा पास करके बनाए गए थे। यूनिवर्सिटी में 82,309 वर्ग मीटर के अवैध निर्माण का आरोप है। शेष जो 38 भवन है वो बिना किसी स्वीकृति के आधार पर बनाए गए हैं, अतः वो अवैध निर्माण है और उसमें सभी 38 भवनों के ध्वस्तीकरण की आदेश आज पारित कर दिया गया।
जिसे यूपी में 1 इंच भी अवैध को बुलडोजर नहीं रहने देता, वहां आजम खान की यूनिवर्सिटी के 38 अवैध भवन कैसे खड़े रह सकते हैं। तो रामपुर में आजम खान की यूनिवर्सिटी में अवैध बने 38 भवनों को हटाने के लिए बुलडोजर वाला जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। इस अवैध खेल पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक पड़ते ही जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्योंकि जब जी न्यूज ने आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में इतने बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो वो जवाब देने के बजाय जी न्यूज पर ही भड़क गए। यूनिवर्सिटी जवाब देगी तो मैं जवाब कोई नहीं दूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ये अवैध रूप से कैसे अवैध ये कुछ नहीं है, ये बताएगी कोर्ट आपको। मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने। कोर्ट आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप मेरे हलक में अपना क्वेश्चन डाल के आंसर मत निकलवाइए मुझसे प्लीज। आप नाराज क्यों होते? सवाल मैं लॉ फैकल्टी का डीन चल मैं रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कौन है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत कर दूंगा अभी आपको। अवैध कामों पर सवाल का शूल वाइस चांसलर को इस कदर चुभा कि रिपोर्टर को धमकाने लगे। क्या सिक्योरिटी वालों को बुलाऊं फिर अभी? आप बुला लीजिए। सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बस पूछिए, मत पूछिए मुझसे। नाराज क्यों हो रहे हैं? ये मेरा हक है। वैसे आजम के ये जौहर जहीरुद्दीन कितना भी भड़क लें, बुलडोजर का रास्ता नहीं रोक सकते। हैदराबाद के एक स्कूल से बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक स्कूल में पढ़ रहे हिंदू बच्चे को होमवर्क में कलमा और फातिहा सीखने को कहा गया और जैसे ही खबर सामने आई जबरदस्त बवाल मच गया। क्योंकि बच्चा स्कूल से आकर कलमा सीखने को कहने लगा और जब बच्चे के माँ बाप ने बुक देखी तो उसमें टीचर ने लिखा था कलमा पढ़े और सूरत फातिहा भी सीखे। हिंदू बच्चे को कुरान की आयत सिखाने की बात सामने आने के बाद परिवार वालों ने टीचर को जमकर लताड़ा। तो बच्चे के परिजन के मुताबिक ये दूसरी बार हुआ है, ऐसा इससे पहले भी किया गया था। देखिए, स्कूल जिस सोसाइटी में है उसका नाम श्री रेणुका है। स्कूल का नाम सक्सेस है, लेकिन स्कूल के अंदर का नजारा क्या है ये भी आप देख लीजिए। ये जो सक्सेस स्कूल है हम देख सकते हैं, जो सिर्फ मुसलमान जो रहते हैं उनको वेलकम करते हुए यहाँ पे एंट्रेंस में ही एक बोर्ड है कि कुरान में जो लिखता है वो लिख के यहाँ पे है। वहीं विवाद बढ़ते ही उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी हैदराबाद कलमा विवाद के खिलाफ अब हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। स्कूल पर बच्चों का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाया है और इस दौरान स्कूल के सामने गदर वाला ट्रेलर भी दिखा दिया है जब एक प्रदर्शनकारी ने स्कूल के गेट को उड़ा दिया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। दरअसल प्रदर्शनकारी स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन इस दौरान उन्हें गेट पर ही रोक दिया। इस झड़प के दौरान एक शख्स ने स्कूल के गेट को इतनी जोर से पकड़ा कि जैसे ही पुलिस उसे हटाने की कोशिश करने लगी वो गेट ही उखड़ गया। इस दौरान कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया। नारेबाजी के बीच पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में भरना शुरू कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद पुलिस आखिरकार प्रदर्शनकारियों को अपने साथ ले गई। वहीं इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी। राजनीति में अक्सर दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर नजर रखी जाती है ताकि उनके सियासी चाल को समय पर मात दी जा सके। अब ऐसा ही खेला भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी का खुफिया एजेंडा लीक कर दिया है और समाजवादी पार्टी पर एक विदेशी कंपनी को खुफिया काम पर लगाने का आरोप लगाया है कि विदेशी फंडिंग, बहुत से ऐसे विदेशी ताकतें हैं जो मोदी जी, योगी जी को कमजोर करने के लिए फंडिंग करते हैं, देश को कमजोर करने के लिए फंडिंग करते हैं। दरअसल यूपी में जाति का गणित बेहद पेचीदा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ सबसे ज्यादा ओबीसी जाति के लोग हैं, करीब 45 से 50% हैं, जबकि दलित करीब 21%, जबकि सामान्य वर्ग 18 से 19% है। वहीं मुसलमानों की बात करें तो वो 19 से 20% है। लेकिन बीजेपी पिछले 2 चुनाव से सभी जाति को हिंदुत्व के बैनर तले एक साथ लाने में कामयाब रही है। अगर जाति के आधार पर वोट बटा तो इससे विपक्ष को फायदा होगा। फिलहाल राजभर के सियासी बयान पर बवाल मचा हुआ है। इधर आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया है। ईडी ने 5 अलग-अलग राज्यों में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है और ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस के एफआईआर के आधार पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है।
जिसके बाद आतंकी फंडिंग, अवैध घुसपैठ और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर अब ईडी का शिकंजा है। ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र में 13 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई जगहों की जांच की गई। कुछ चैरिटेबल संस्थानों और संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची। बंगाल में मदरसे से 40 लाख रुपए नगद बरामद हुए। 180 ग्राम सोने के सिक्के मिले। जहां यूके की संस्थाओं से फंड मिलने की बात सामने आई। घुसपैठ के लिए 6,000, 8,000 और 1,000 की किश्तें दी जाती थी। जांच के मुताबिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ, फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में बसाने की साजिश हो रही थी। फिलहाल ईडी का तलाशी अभियान जारी है और जांच पूरी होने के बाद सारा सच सामने आएगा कि बंगाल के मदरसे में 40 लाख रुपए कहां से आए, कौन कर रहा है, घुसपैठियों की मदद कहां तक फैला है पूरा सिंडिकेट। उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में एक्सीडेंट के बाद जबरदस्त बवाल मच गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा भड़क गया कि पूरा मामला पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गया, क्योंकि लोग लाठी डंडे और पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए। मिर्जापुर और मथुरा में 2 सड़क हादसे हुए, जिसके बाद मौके पर हंगामा मच गया। आक्रोशित लोगों की भीड़ सड़क से लेकर कॉलेज तक तोड़फोड़ करती नजर आई। मिर्जापुर में हादसे के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ईंट, पत्थर और डंडे लेकर लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस जब लोगों को नियंत्रित कर रही थी, तब आक्रोशित लोगों ने एक शख्स पुलिस से खींचकर पीट दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने मौके पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी और उसकी इमरजेंसी बत्ती को डंडे से मारकर फोड़ दी। दरअसल ये हंगामा मिर्जापुर में तब हुआ जब एक ट्रक टायर फटने से अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया और उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। जबकि मथुरा में तब हंगामा खड़ा हो गया जब 2 साल की मासूम को स्कूल बस ने कुचल दिया। इस हादसे से गुस्साए लोग कॉलेज में घुस गए, जहां गेट समेत कई खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए और पुलिस के साथ कहासुनी हो गई। फिलहाल दोनों जगह पर हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन मिर्जापुर में पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कानपुर में सबसे बड़ी रेड कर दी है। इसी में 125 पुलिसकर्मियों की टीम ने मिलकर पूरे इलाके की घेरेबंदी की और वहां से 13 साइबर ठगों को धर दबोचा। साइबर ठगों के खिलाफ ये कामयाबी यूपी पुलिस को तब मिली जब पुलिस ने ड्रोन की मदद से साइबर ठगों के ठिकानों की निगरानी की। तस्वीरों में देखिए, एक ड्रोन शूट के दौरान पुलिस की 10 गाड़ियां एक के बाद एक कतार से खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में 125 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने ड्रोन की मदद से साइबर ठगों के ठिकाने तलाशे और फिर उन ठिकानों से 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 20 से ज्यादा साइबर ठग फरार हैं। पुलिस को जो कामयाबी मिली और जांच की, उससे करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश हो गया। इनके जो खातों से अभी तक जानकारी मिली है, 2 करोड़ से ऊपर के ज्यादा जो इनके द्वारा फ्रॉड किया जा चुका है। जिन साइबर ठगों के खातों से करोड़ों रुपए की ठगी की जानकारी मिली है, वो लोगों को अश्लील वीडियो केस में फंसाने, पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने के लिए आए दिन मोबाइल और सिम कार्ड बदला करते थे, जिनके ठिकानों से 29 मोबाइल फोन, 3 कार, 68 मोबाइल नंबर और डिजिटल साक्ष्य मिल गए हैं। इन आरोपियों के खिलाफ यूपी समेत 7 राज्यों में केस दर्ज है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के कई मामले सामने आ गए हैं। यहाँ कोरोना से हुई 2 लोगों की मौत के बाद पड़ोसी राज्य में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा की सरकार ने निगरानी और टेस्टिंग तेज करने के यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं। हालांकि ओडिशा में कोविड-19 का कोई सक्रिय मामला नहीं सामने आया, लेकिन आंध्र प्रदेश में हुई 2 मौत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोरोना फिर आ रहा है? फिर से लॉकडाउन लगेगा? दरअसल आंध्र प्रदेश में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में यहाँ जिस व्यक्ति की मौत हुई, उसे सांस लेने में तकलीफ और तेज खांसी की दिक्कत थी। जांच के दौरान वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं ओडिशा में फिलहाल कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है, लेकिन राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोई भी सांस संबंधी मरीज आए, सबका कोविड टेस्ट जरूरी होगा। केस पॉजिटिव मिला तो सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, ताकि वेरिएंट की पहचान की जा सके। साथ ही लोगों से अपील की है कि बुखार, खांसी, गले में खराश या सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से मिले और साफ सफाई का ध्यान रखें। उधर वाराणसी में भी कोरोना पॉजिटिव एक केस सामने आया है। डॉक्टरों ने मरीज को आइसोलेट कर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आस्था, परंपरा और भक्ति के महापर्व भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गई है। पुरी से लेकर अहमदाबाद और पश्चिम बंगाल तक लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। गुजरात के राजकोट से रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ तो पुरी में बारिश के बीच भी भव्य नजारा दिखाई दिया। 149वीं रथ यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती कर शुभारंभ किया, तो वहीं ओडिशा में भव्य नजारा दिखाई दिया। उधर कोलकाता में भी सीएम शुभेंदु ने सोने की झाड़ू लगाकर रास्ते को स्वच्छ किया।
भक्ति का सैलाब और आस्था का महापर्व शुरू हुआ। गुजरात में बेहद भक्तों का सैलाब टूट पड़ा और पुरी में तो यात्रा शुरू होने से पहले बारिश भी हुई, लेकिन छाते लेकर भक्त महाप्रभु के दर्शन के लिए डटे रहे। वहीं पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा से पहले शुभेंदु अधिकारी ने परंपरा के अनुसार सोने की झाड़ू से रास्ते की सफाई कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इस रथ यात्रा से जुड़े कई विशेष तथ्य भी हैं, जहां हर साल नए रथ का निर्माण किया जाता है। नीम की लकड़ी से ये रथ बनाया जाता है। धातु का प्रयोग इस रथ में वर्जित होता है और सोने की झाड़ू से रथ यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग की सफाई की जाती है। यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ एकांतवास में चले जाते हैं। रथ खींचने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मान्यता है। और रथों की अलग अलग पहचान होती है, जिसमें नंदी घोष में 16 पहिए, ताल ध्वज में 14 पहिए और दर्प दलन में 12 पहिए होते हैं। रथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त देश में E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी बहस के बीच रायपुर के कंज्यूमर कोर्ट ने E20 पेट्रोल से कार खराब होने पर देश का पहला बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कार कंपनी को नई गाड़ी देने या फिर पूरे पैसे लौटाने का आदेश दे दिया, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट ने कहा है कि उपभोक्ता की जो कार खराब हुई है उस कार का इंजन E20 पेट्रोल कंपैटिबल नहीं था। इसीलिए E20 पेट्रोल से कार में आई खराबी के लिए सिर्फ और सिर्फ उस कार को बेचने वाली कंपनी जिम्मेदार है। इसीलिए कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश सुना दिया है, जिसके मुताबिक शिकायतकर्ता को नई कार दी जाए, नहीं तो पूरी कीमत लौटाई जाए। मानसिक परेशानी के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा, मुकदमे के खर्च के लिए अलग से 10,000 रुपए दिए जाएं। इसके साथ ही 45 दिनों में आदेश का पालन होना चाहिए। देरी होने पर 7% सालाना ब्याज देना होगा। E20 कॉम्पेटेबल कार ही देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया है शोरूम को। इसका मतलब है कि उस टाइम में शायद ही वो E20 कॉम्पेटेबल नहीं रहा होगा, ये एक चांसेस है। और दूसरा ये है कि E20 पेट्रोल था कि नहीं, वो एक सवाल है उस टाइम में जिस टाइम में भरा रहा था। देश में E20 में छिड़ी बहस के बीच फैसला देश भर के कई कार उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मिसाल माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत वाराणसी में विजिलेंस की टीम ने GST उपायुक्त को रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्वतखोर महिला अधिकारी से रिश्वत के 50,000 रुपए नकद बरामद होने के बाद टीम उसे घसीटकर अपने साथ ले गई। विजिलेंस की महिला अधिकारियों की गिरफ्त में दिख रही ये रिश्वतखोर अधिकारी है GST सेक्टर 6 की डिप्टी कमिश्नर अंबिका। एक कंपनी में GST रिटर्न से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए रिश्वत की मांग कर डाली और CM योगी की चेतावनी भूल बैठी। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। इस कड़ी में विजिलेंस ने ट्रैप बिछाया और रिश्वत लेते गिरफ्तार किया तो मैडम सबूत मांगने लगी। रिश्वतखोरी का ऐसा ही एक मामला जालौन में भी वायरल हो रहा है, जहां एक बुजुर्ग किसान से दफ्तर में बैठकर ही रिश्वत ली जा रही थी। पहले मामले में तो मैडम गिरफ्तार हो गई और दूसरे की अब जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया है, जहां एक कलयुगी बेटे ने 150 करोड़ की संपत्ति विवाद में अपने ही पिता को गोलियों से भून डाला और इस पूरी घटना को अंजाम देकर वो फरार हो गया, जबकि हमले में घायल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये वही शख्स है जिस पर उसके अपने बेटे ने गोलियां चला दी हैं। इस घटना की वजह बनी है वो 150 करोड़ की संपत्ति, जिसे लेकर बड़े बेटे निखिल से उनका विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन भी विवाद के चलते पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई, पर पिता ने संपत्ति का बंटवारा करने से साफ इनकार कर दिया। अब इसी के बाद आरोपी ने पिता पर गोलियां चलवा दी, जिसके बाद पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि आरोपी अपने भाई को भी गोली मार चुका है। सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिखवा रहे हैं। जांच में पता चला कि आरोपी निखिल नशे का आदी था और अक्सर विवाद करता था। घटना वाले दिन भी वो नशे में ही था। उत्तर प्रदेश में पुलिस बदमाशों को सबक सिखाने का कोई न कोई नया तरीका निकाल ही लेती है। कभी बदमाशों को बुलेट वाली गर्मी दी जाती है, तो कभी अवैध साम्राज्यों पर बुलडोजर वाला एक्शन हो जाता है। अब देखिए, पुलिस ने 2 किलोमीटर वाला मॉडल लॉन्च कर दिया है और इस मॉडल के तहत अब बदमाश का जुलूस निकाला गया। करीब 2 किलोमीटर तक आरोपी की पैदल परेड निकाली गई। इस दौरान आरोपी अपनी गलती के लिए भी माफी मांगता नजर आया। समझावा में किसके ऊपर? सर पुलिस के ऊपर। पुलिस के ऊपर चलाई? क्यों चलाई? सर धोखा हो गया, सर गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। कभी अपराध करोगे वो आगे? कभी नहीं करूँगा। पुलिस ने उन्हीं इलाकों में परेड निकलवाई जहां बदमाश अपनी दबंगई दिखाया करता था।
दरअसल बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की थी। आरोपी पहले से ही हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में शामिल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस ने उस पर सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई नई धाराओं में भी मामला दर्ज किया है। एमपी के हो रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। दतिया में पुलिस ने जब्त किए गए 628 अवैध हथियार को रोलर चलाकर उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसकी तस्वीरें भी बाकायदा अब सामने आ चुकी हैं। जहां सड़कों पर हथियारों का जखीरा बिछा हुआ है और रोलर चलाकर उसे नष्ट किया जा रहा है। इस दौरान देसी कट्टे, तमंचे, बंदूकें समेत कई हथियार थे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन हथियारों को नष्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक उपचुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ सघन चेकिंग और कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। दरअसल दतिया विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में कई अलग अलग मामलों में साल 2007 से जब्त किए गए 628 हथियारों को पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में नष्ट किया गया। इसी के बाद उसे एक गड्ढे में दफन कर दिया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि बाजार में दिन दहाड़े अचानक से ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पहले सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका दहशत से भर गया। कोई सामने दिखाई दे रहे मेडिकल स्टोर में घुस रहा है तो कोई पीछे की तरफ देखते हुए गली में भाग रहा है। महिलाएं, बच्चे और दुकानदार सब अपनी जान बचाने के लिए तेजी से इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। और फिर 13 सेकंड बाद एंट्री होती है उत्पात मचाते हुए हाथी की। और देखिए कैसे हाथी मेडिकल स्टोर के सामने खड़ी स्कूटी और साइकिल को पटकता है और फिर वहां से निकल जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। वीडियो कहां का है ये तो नहीं पता, लेकिन हमारी सलाह है कि ऐसी स्थिति में जंगली जानवरों से घबराने के बजाय सुरक्षित दूरी बना लेना जरूरी है। महाराष्ट्र के पुणे रेलवे स्टेशन में यात्री की लापरवाही और रेलवे कर्मचारी की बहादुरी की तस्वीर अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को चलती ट्रेन से गिरता देखकर कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर कूद कर जाता है और फिर उसके करीब जाकर ट्रेन की चपेट में आने से बचाता है। इन दो तस्वीरों को देखिए जिसमें ट्रेन आगे बढ़ रही है, तभी रेलवे स्टेशन पर मौजूद कर्मचारी की नजर उस बुजुर्ग पर जाती है जो ट्रेन से नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। जैसे ही बुजुर्ग ट्रेन की बोगी से नीचे गिरता है, वैसे ही उसको बचाने के लिए रेलवे कर्मचारी दौड़ जाता है और फिर ट्रेन की चपेट में आने से पहले बुजुर्ग को खींच लेता है। तब जाकर बुजुर्ग की जान बची। जो शख्स आपको तस्वीरों में बुजुर्ग की जान बचाते हुए दिखाई दे रहा है उसका नाम आशीष है, जिसकी सूझबूझ और साहस की बदौलत बुजुर्ग की जान बच गई, जो पुणे से पंढरपुर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, लेकिन पैर फिसलने की वजह से बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पर गिर गए। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।